Assalamualaikum. My name is Numan Ahmed. My registration number is 2021-AG-2339. I am the student of MS Finance, third semester. IBMS is my department, University of Agriculture, Faisalabad. Taxation principles, indices, and economic efficiency is my topic, which I am going to present Sir Dr. Muhammad Hafiz. Okay, we start with the topic. First, we will look at the definition. Taxation. There are many definitions of taxation. From amongst those definitions, some are as under. First one is, it is the process by which the sovereign through its law-making body raises revenues in order to use it for expenses of government. Second one, it is a means for the government in increasing its revenue under the authority of the law, purposely used to promote welfare and protection of its citizenry. Third one definition is, it is the collection of the share of individual and organizational income by a government under the authority of the law. हमने 3 डेफिनेशंस देखी हैं टैक्सेशन की. अगर हम तीनों को देखें तो इसका जो कोर है वो ये है कि टैक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस, जिसको एज अ रेवेन्यू टूल वो यूज़ करके रेवेन्यू कलेक्ट करती है, एंड देन उस रेवेन्यू को वो यूटिलाइज़ करती है, स्पेंड करती है जो सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री के, उनकी वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए. और ये जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करती है, ऑब्वियसली कोई बैक एंड पे बॉडी है, कोई लेजिस्लेशन होती है, कोई लॉ होता है जिसके तहत वो ये रेवेन्यू कलेक्ट करती है. टैक्सेशन प्रिंसिपल्स. टैक्सेशन प्रिंसिपल्स को हम लोग जो है वो 3 कैटेगरीज में देखेंगे. फर्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉस. एडम स्मिथ इन हिज फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस हैज़ इलेबोरेटेड फॉलोइंग कैनोन्स ऑफ टैक्सेशन. एडम स्मिथ ने अपनी मशहूर किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर जो डिफरेंट कैनन्स टैक्सेशन के उनको ऐसे इलेबोरेट किया है. उनमें से कुछ जो फेमस हैं. नंबर 1, इक्वलिटी. Tax payments should be proportional to income and applied equally to all concerned areas. According to equality principle, इसमें 2 aspects हैं. First one is कि जो टैक्स है वो इनकम के प्रोपोर्शनेटली जो है वो इम्पोज होना चाहिए, उस पर लगना चाहिए. और सेकंड है कि तमाम एरियाज इसमें कवर हो, हर एरिया पे टैक्स होना चाहिए. सेकंड प्रिंसिपल है सर्टेनिटी. टैक्स लाइबिलिटीज़ क्लियर और सर्टेन होनी चाहिए. कहीं पे भी अनक्लियर कोई वेग किस्म की टैक्स लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए. बहुत वाज़ह इसकी जो है ना लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए. टैक्स पेयर को पता हो कि मैंने क्या पे करना है, ठीक है, कितना पे करना है. थर्ड वन है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट. टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड इन अ मैनर कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर. टैक्सेस जो हैं वो इस तरह कन्वीनियंट होना चाहिए टैक्स पेयर के लिए कि उसको पता हो कि मैंने किस टाइम के ऊपर इसको पे करना है और क्या मैनर है, किस तरह मैंने इसको पे करना है. इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन. टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस. इतने हैवी टैक्सेस नहीं होने चाहिए कि टैक्स पेयर या कोई भी बिजनेसेस जो हैं वो पे ही ना कर सकें, बल्कि वो उसके लिए डिस्करेजमेंट का बायस बने. सेकेंड जो कैटेगरी है टैक्सेशन प्रिंसिपल्स की, डैट इज़ बेस्ड ऑन साउंड टैक्स सिस्टम. ठीक है, उसको हम इस सिनेरियो में देखेंगे कि साउंड टैक्स सिस्टम के लिहाज से कौन कौन से प्रिंसिपल है. फर्स्ट वन, फिस्कल एडिक्वेसी. द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज अ होल शुड बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ बिजनेस, एक्सपोर्ट टैक्सेस, ट्रेड बैलेंसेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स. फिस्कल एडिक्वेसी ये प्रिंसिपल अपील करता है कि टैक्सेस जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, बेसिकली इतने टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं कि वो सफिशिएंट हों एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट के उसको मीट कर सके. इस चीज़ को हम साइड पे रख के देखेंगे कि बिजनेस, एक्सपोर्ट टैक्सेस, ट्रेड बैलेंसेज या प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स को हम साइड पे रख के देखेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स या टैक्सेस रेवेन्यू होना चाहिए कि हम लोग जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीट कर सके. और रेवेन्यूज़ जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो एक्सपेंड भी किए जा सके और कॉन्ट्रैक्ट भी किए जा सके. ठीक है,
और ये किस पे डिपेंड करेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे। अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली रेवेन्यू भी ज़्यादा कलेक्ट किया जाएगा, अगर एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं तो रेवेन्यू भी कम किया जाएगा। सेकंड वन है इक्वलिटी और थोरेटिकल जस्टिस। टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। यस, जो टैक्सीज हैं वो इतने जो है वो नाफज हों कि सिटीज़न उसको पे कर सके, ऐसा ना हो कि वो बहुत हाई टैक्सीज हों कि सिटीज़न उसको पे ही ना कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, ऑब्वियसली कि एक जो सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम है उसकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी हो सकती है कि उसके अंदर जो भी टैक्स वगैरह है वो शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर्स। ठीक है, बड़ा वाज़िया क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल सादा होना चाहिए। और उसके एनफोर्समेंट जो भी वेल ट्रेंड पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, एडुकेट ऑफिशियल्स हैं, वो उसको इजीली जो है इम्प्लीमेंट कर सके। उसका कोई टाइम हो, कोई मैनर ऑफ पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा वो ऐसा ना हो कि वो अनड्यूली बर्डनसम हो जो कि बिजनेस एक्टिविटी को डिस्करेज कर दे। फोर्थ वन प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी और कंपेटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। टैक्स लॉज को ऐसे जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, टैक्स लॉज ऐसे होने चाहिए कि किसी भी कंट्री या गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक गोल्स हैं उसके साथ वो मैच होने चाहिए, वो उसको सपोर्ट करें। ठीक है, जिसमें आवाम जो है वो उसकी जो है बेसिक जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको भी देखते हुए वो गवर्नमेंट गोल्स के साथ मीट करने चाहिए। थर्ड वन इज टैक्सेशन प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। अब हम देखेंगे टैक्सेशन प्रिंसिपल्स को कि हम अगर टैक्स को लेवी करते हैं, इम्पोज करते हैं, तो उस लिहाज से क्या क्या प्रिंसिपल्स हों। फर्स्ट वन है द बेनिफिट प्रिंसिपल। This principle holds that the individuals should be taxed in proportional to the benefits they receive from the governments and that taxes should be paid by those people who receive the direct benefit of government programs and projects out of the taxes paid. Benefit principle basically इस चीज़ को elaborate कर रहा है कि जो taxes हैं वो जो persons हैं वो government से जो benefits ले रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेटली उन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए टैक्स। ठीक है, जो ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है उस पर ज़्यादा होना चाहिए, जो कम ले रहा है और उस पर कम होना चाहिए। इसी तरह से ऐसे लोग जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का, ठीक है, जो टैक्सेस में से उनको पे किया जा रहा है तो उनके टैक्सेस भी अकॉर्डिंगली होने चाहिए। द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जैसे इसके नाम से वाज़ेह है कि जो टैक्सेस हैं, ठीक है, वो पर्सन की इनकम के ऊपर ऐसे लगने चाहिए कि उस पर्सन की एबिलिटी भी हो कि वो पे कर सके। ठीक है, अगर इनकम ग्रेटर है तो टैक्स भी ग्रेटर होना चाहिए, अगर इनकम कम है तो टैक्स भी कम होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इनकम वेल्थ एंड ट्रांजेक्शन में बी टैक्स्ड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज, दैट इज पीपल हु अर्न मोर एंड स्पेंड मोर शुड पे मोर टैक्सेस बट नॉट पे अ हाई रेट ऑफ टैक्स। ऑब्वियसली दिस प्रिंसिपल ये कह रहा है कि इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि मतलब टैक्सेस जो है वो स्प्रेड होने चाहिए इनकम के ऊपर इक्वली, कोई फिक्स परसेंटेज हो कि अगर ज़्यादा इनकम है तो उस पर ज़्यादा पे किया जा रहा है, अगर कोई ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो वो ज़्यादा टैक्स पे करे। ठीक है, और जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हाई रेट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं उसको हम टू मेन कैटेगरीज में देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो किसी पर्सन की इनकम से रिलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि अल्टीमेटली जो है वो इनडायरेक्टली वो कंज्यूमर उसको पे करता है। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? फर्स्ट वन है इनकम टैक्स है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, वर्कर्स प्रॉफिट्स पार्टिसिपेशन फंड है। इसमें पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे नाम से वाज़ेह है कि किसी भी पर्सन की जो भी इनकम होगी, इधर पर्सन जो वो कोई बिजनेस है, एंटिटी है या इंडिविजुअल है या सैलरीड पर्सन है, तो उसकी इनकम के लिहाज से उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज़ इनकम टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स बेसिकली कैपिटल गेन्स के ऊपर लगता है। एंड कैपिटल गेन क्या है कि किसी भी कैपिटल एसेट को जब आप सेल करते हैं उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज़ कैपिटल वैल्यू टैक्स एंड दिस इज़ डायरेक्ट टैक्स। अब इसकी एग्जांपल कैपिटल वैल्यू एसेट्स की, हम प्रॉपर्टी कैपिटल वैल्यू एसेट है, ठीक है, सिक्योरिटीज शेयर्स ये कैपिटल वैल्यू एसेट्स हैं, गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लॉट हो गए,
ये सब कौन सा है, कैपिटल वैल्यू एसेट। एंड वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स वेलफेयर फंड बेसिकली जो है वो एक अदारा है जो कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड है, ठीक है, ऑटोनमस बॉडी है, और ये वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत ये बनाया गया अदारा। इसका पर्पज़ ये है कि ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर है उसकी फलाह बहबूद के लिए, ठीक है, उनको बेनिफिट्स देने के लिए ये अदारा बनाया गया है। इनिशियली ये जो अदारा था इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट ने 100 मिलियन इनिशियल कंट्रीब्यूशन दिया था, देन उसके बाद जो फंड्स रेज़ किए गए वो प्राइवेट सेक्टर से रेज़ किए गए। एंड अकॉर्डिंग टू वर्कर्स वेलफेयर फंड जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो 2% ऑफ टोटल इनकम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एनी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी एंटिटी जो है उसके जो टोटल इनकम है उसका 2% उनको जमा कराना पड़ता है। और ये जो पैसे हैं वो पैसे बेसिकली जो वहाँ की लेबर है इंडस्ट्री सेक्टर में या जितने भी, उसकी फलाह बहबूद के लिए उनको लो हाउसिंग जो अपना लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट, इसके अलावा टैलेंट स्कॉलरशिप देने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से फोर्थ वन डायरेक्ट टैक्स है वर्कर्स प्रॉफिट्स पार्टिसिपेशन फंड। तो ये वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड जो है वो कंपनीज प्रॉफिट्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 के तहत कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी कंपनी है उसके जो प्रॉफिट्स होंगे उसका 5% हर साल वो कंपनी पे करेगी, ठीक है, और देन इसको यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा, एक फ़ंड बन जाता है इसका, उस यूनिट्स के लिहाज से हर एक लेबर जो है वर्कर है उसको पे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें फर्स्ट वन आता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं उसके गवर्नमेंट डिफरेंट रेट्स हैं, नॉर्मली ये 17% 16% चलते हैं, ठीक है, वो उसके इस तरह सर्विसेज सेल करते हैं उस पर भी टैक्स होता है, ठीक है, रिड्यूस रेट्स भी होते हैं, तो सेल्स टैक्स उस पर कलेक्ट किया जाता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जब भी कोई हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है और वो जो है जो भी इंपोर्टर है उससे वो कलेक्ट की जाती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी बेसिकली जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये ड्यूटी जो है कलेक्ट की जाती है, ठीक है, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने की, और इसके अलावा जितनी हमारी कुछ सर्विसेज हैं जैसे हम मोबाइल वगैरह का जो चार्ज करते हैं उस पर भी उसको यूज़ करते हैं, लोड वगैरह, उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बैंक के जो कार्ड रिन्यू होते हैं उसके जो एनुअल चार्जेस है उस पर भी एफईडी पे करनी पड़ती है। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज पे ये पे करनी पड़ती है और ये एक्सपेंस होता है एंड कंज्यूमर का। नेक्स्ट है टैक्स इंडिसेस। ये कुछ टैक्स इंडिसेस आपके सामने है कि नेट टैक्स कलेक्शन जो है वो फेडरल टैक्सेस को उसका एक ट्रेंड का टेबल दिया हुआ है कि मतलब क्या ट्रेंड रहा, कि टारगेट्स क्या थे, कितनी कलेक्शन हुई, ग्रोथ कितनी हुई और टारगेट्स कितने परसेंट अचीव किए गए। ये फिगर्स जो है वो बिलियंस में है। ये जो प्रीवियस 6 ईयर्स की फिगर्स जो है कंपैरिजन आपके सामने है। हम स्टार्ट करते हैं 2016-17 से। इसमें आप देखें कि टारगेट जो है 35.1 बिलियन का टारगेट था और कलेक्शन हुई 3368 बिलियन, 8.2% जो है वो ग्रोथ रही प्रीवियस ईयर से और टारगेट 95.7% अचीव किया गया। 2017-18 में आ जाए 3935 इसका टारगेट, 3844 जो है वो कलेक्शन हुई एंड ग्रोथ 14.4% रही, पहले से इंक्रीज़ की, एंड 97.7% टारगेट जो है वो अचीव किया गया। 2018-19 में हम देखें तो टारगेट था 4150, कलेक्शन 3828 हुई, इसमें ग्रोथ नेगेटिव में गई है 0.4% और टारगेट अचीव हुआ 92.2%। 2019-20 में देखें 39308 जो है वो टारगेट, 3997 जो है वो कलेक्शन हुई, ग्रोथ 4.4% और इसमें टारगेट 102.3% अचीव किया गया। इसमें आप देखें कि ग्रोथ हमारी पिछली जो माइनस में थी वो भी कवर की गई, प्लस जो है 4.4% पे ग्रोथ जा रही है। 2021 में देखें तो जो टारगेट था वो 4691 बिलियन था, 4745 जो है बिलियन कलेक्शन हुई, 18.7% जो है ग्रोथ हुई
और 101.2% आप देखेंगे टारगेट जो है वो अचीव किया गया। एंड अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2021-2022 की अगर हम बात करें 6100 जो वो टारगेट इसका रखा गया था, 6125 जो है बिलियन वो कलेक्शन की गई। डेट वॉज रिप्रेजेंटिंग टू 29.08% ग्रोथ, पिछले साल की निस्बत 29.08% ग्रोथ हुई एंड 100.4% जो टारगेट को अचीव किया गया। तो ये कुछ थी टैक्स इंडिसेस थी इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट टैक्स कलेक्शन, ठीक है, उनके टारगेट्स क्या थे एंड कलेक्शन क्या हुई। एंड फाइनली इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सबसे पहले देख रहे हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती क्या है। Economic efficiency implies an economic state in which every resource is optimally allocated to serve each individual or entity in the best way while minimizing waste and inefficiency. Yes, जैसे ये इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियरली बता रही है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऐसी कंडीशन, ऐसी इकोनॉमिक स्टेट है जहाँ पे रिसोर्सेज को ऐसे ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए, एलोकेट किया जाए कि हर इंडिविजुअल और जो एंटिटी है वो बेस्ट वे के अंदर सर्व की जाए while minimizing waste and efficiency. Economic efficiency indicates a balance of loss and benefit. Yes, कैसे, इसके हम एग्जांपल देखते हैं। A farmer wants to sell part of his land. एक फार्मर है जो अपनी लैंड का कुछ हिस्सा सेल करना चाह रहा है। अब ऐसा पर्सन जो ज़्यादा इस लैंड के लिए पे करेगा, ऑब्वियसली वो उसकी ज़्यादा केयर करेगा इस रिसोर्स की और उसको मोर एफिशिएंटली यूज़ करेगा। इसी तरह से वो पर्सन जो इसके लिए कम पे करेगा तो उसका इंटरेस्ट इसमें कम होगा। टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो टैक्स रेवेन्यू परफॉर्मेंस लार्जली डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी ऑब्वियसली। दस हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज लीडिंग टू हायर टैक्स कलेक्शन एज वेल। जितनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, जितनी अच्छी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस होगी, टैक्स उतना ही ज़्यादा कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, और जो है वो हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट करेंगी और अल्टीमेटली ये लीड करेगा हायर टैक्स कलेक्शन एज वेल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।